Hello everyone, welcome to Genesis. Today we will start second lecture on Jammu and Kashmir geography. In the last lecture we talked about the outer plains of Jammu and Shivaliks. Today we'll talk about the third division, that is your middle Himalayas, also known as Pir Panjal in J&K. Now what is the meaning of Pir Panjal? इसका मतलब है abode of saints. Abode of saints. अब जो पीर पंजाल जो हमारे माउंटेन्स हैं जम्मू के अंदर, J&K के अंदर, उनकी अलाइनमेंट क्या है? उनकी अलाइनमेंट है फ्रॉम साउथ ईस्टर्न टू नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन. फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन. साउथ ईस्ट में दे स्टार्ट फ्रॉम ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश एंड दे मूव टुवर्ड्स द मुजफ्फराबाद एरिया ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर. तो ये हमारी अलाइनमेंट है पीर पंजाल रेंज की. अब हमारे J&K में इनकी लेंथ क्या है और इनकी विड्थ क्या है? इनकी जो लेंथ है इट इज अराउंड 60 किलोमीटर्स इन J&K और इनकी हाइट इज एवरेज इज 3600 to 4600 meters and these are locally called as pahad. Now these Pir Panjal range is an important source of rivers of Jammu region. जैसे कि आपने नाम सुना होगा उज रिवर का, बसंतर रिवर का, then we have Tavi, then we have one river in Rajouri area called as Manawar Tavi, then we have one पुंछ में एक रिवर है जिसको हम टोही लोकली कहते हैं, also known as पुलस्त्या रिवर. इसको हम पुंछ रिवर भी बोलते हैं. तो जितने भी हमारे जम्मू रीजन की जो रिवर्स हैं उन सब का सोर्सेज क्या है? हमारे ये मिडल हिमालयस हैं, डेट इज स्पेशली द पीर पंचाल रेंज. अब हमारी पीर पंचाल रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी इंद्रासन, which is lies in Himachal Pradesh. It is the highest peak of Pir Panjal which lies in Himachal Pradesh और इसकी हाइट है 6221 meters. अब इस पीर पंजाल रेंज के अंदर we have some very important valleys also. That is, one is called as your Bhadarwa Valley and second is called as Kishtwad Valley. Kishtwad Valley. Bhadarwa Valley is also known as Chota Kashmir. Chota Kashmir. और जो हमारी किश्तवाड़ वैली है इट इज सराउंडेड बाय कॉनिफरस ट्रीज. कॉनिफरस ट्रीज. अब जो हमारा किश्तवाड़ वैली है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन थिंग. हमारे J&K में जितने भी नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बन रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो किश्तवाड़ वैली में ही बन रहे हैं, डेट इज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं. विल टॉक अबाउट ऑल दोज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस इन द टॉपिक, जब हम रिवर्स के साथ उनको भी हम साथ में करेंगे. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट, पीर पंजाल रेंज इज फेमस फॉर द माउंटेन पासेस. अब क्वेश्चन आता है कि माउंटेन पास होता क्या है? अब देखो, इसके लिए यू शुड नो व्हाट इज अ माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज क्या होती है? सीरीज ऑफ माउंट्स टुगेदर इज कॉल्ड एज अ माउंटेन रेंज. अब जहां पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ माउंटेन रेंज ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने से उस एरिया के अंदर हल्की सी जो आपकी हाइट है वो कम हो जाती है. हाइट कम हो जाती है और उस पर्टिकुलर एरिया से वी आर एबल टू क्रॉस ओवर द अदर साइड ऑफ द माउंटेन रेंज. उस गैप को हम क्या नाम देते हैं? माउंटेन पास नाम देते हैं. तो देयर आर मेनी माउंटेन पासेस इन पीर पंचाल रेंज. जैसे कि जो आप पहले जानते हैं, एक तुम्हारा आ गया पत्नी टॉप पास जिसकी हाइट है 2000
24 मीटर्स। फिर हमारे पास आता है बनिहाल पास, जिसकी हाइट है हमारी 2832 मीटर्स। देन इसके बाद वी हैव अ माउंटेन पास कॉल्ड एज योर हाजी पीर। ये हमारा पुंछ एरिया में है। वी लॉस्ट दिस हाजी पीर पास टू पाकिस्तान इन 1965 और उसके पहले 1948 में पहले रिकवर किया, फिर वापस दे दिया, फिर 1965 में फिर रिकवर किया, फिर इसको वापस दे दिया। तो प्रेजेंटली दिस हाजी पास इज विद पाकिस्तान, बट ये है किधर हमारा पीर पंचाल हमारी रेंज में आता है। इसकी हाइट हमारे पास आ जाती है 2637 मीटर्स। फिर हमारे पास एक और पास आता है दैट इज वेरी फेमस, पीर पंजाल पास। इसी को कहा जाता है पीर की गली, पीर की गली। इसकी हाइट है 3494 मीटर्स। इसके अलावा हमारे पास एक बड़ा, ये तुम्हारे आगे बाकी पासेस, अभी कुछ पासेस ऐसे हैं विच आर फेमस फॉर ज्वाइनिंग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस इन जे, जैसे सिंथन टॉप। सिंथन टॉप ये ज्वाइन करता है किश्तवाड़ को अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के साथ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। फिर हमारे पास एक आता है पदरी पास, ये लिंक करता है भदरवा को चंबा डिस्ट्रिक्ट के साथ इन हिमाचल प्रदेश। फिर एक हमारे पास आता है छतरगला पास, छतरगला पास ये ज्वाइन करता है भदरवा को बनी एरिया ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। फिर हमारे पास एक आता है कॉल्ड एज डगन टॉप, डगन टॉप पास ये ज्वाइन करता है गूल एरिया ऑफ रामबन विद रामकुंडा। फिर एक आता है शिव गली पास, ये ज्वाइन करता है डुड्डू एंड बसंतगढ़ एरियाज ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस विच आर फाउंड इन योर पीर पंचाल रेंज। पहले हमने बात करी जो बड़े मेजर वंस हैं, पत्नीटॉप पास, बनिहाल पास, हाजी पीर पास, पीर पंचाल पास। इनकी हाइट्स आर इंपॉर्टेंट, बट अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनकी हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन से दो रीजन्स को ज्वाइन करते हैं। तो दिस वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग योर पीर पंचाल। देयर इज वन मोर थिंग इन पीर पंचाल पास, सॉरी पीर पंचाल रेंज, वो ये क्या है। अब बड़े सारे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि जो हमारी सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी है, सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी, ये शिवालिक्स में आती है कि या ये मिडल हिमालयस में आती है, जिनको हम जे में पीर पंजाल बोलते हैं। तो मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी lies in Shivalikes, but in reality it lies in Middle Himalayas, that is पीर पंजाल। अब क्या है, रांची डिस्ट्रिक्ट के अंदर there is a place called as तंजेर, place called as तंजेर। तंजेर से एक ऑफशूट आती है इन रांची डिस्ट्रिक्ट जिसको आप त्रिकुटा माउंटेन्स बोलते हैं, त्रिकुटा माउंटेन्स बोलते हैं। इनमें से एक के अंदर वी हैव द सेक्रेड केव ऑफ वैष्णो देवी and the height of Vaishno Devi cave is 5200 feet। ये एक important चीज है that the sacred cave of Vaishno Devi lies in Middle Himalayas, that is पीर पंचाल रेंज। और वो एक क्या है, एक offshoot है which is there, which is coming out from पीर पंचाल from a place called as Tanjer in रियासी डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ मिलती है, त्रिकुटा माउंटेन्स के अंदर। तो ये था हमारे पास पीर पंचाल रेंज। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कश्मीर वैली। नाउ कश्मीर वैली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Now, Kashmir Valley is basically an oval-shaped valley surrounded on all sides by high-rise mountains. On all sides by high-rise mountains. And the length of Kashmir Valley is 135 to 140 kilometers. And the width of Kashmir Valley is between 53 to 55 kilometers. और इसकी जो एवरेज हाइट है कश्मीर वैली की, इट इज 1840 to 1850 meters. This is the average height of Kashmir Valley. And श्रीनगर सिटी की हाइट कितनी है? श्रीनगर सिटीज हाइट इज 1585 meters. 1585 meters is the height of श्रीनगर सिटी. अब कश्मीर वैली की एवरेज हाइट और श्रीनगर सिटी की एवरेज हाइट में डिफरेंस है. तो कश्मीर वैली एवरेज हाइट इज 1840 to 1850 meters, whereas Srinagar city's average height is 1585 meters. This is very important data. अब कश्मीर वैली is basically an example of lake valley. अब अगर हम ancient legends की बात करें तो ये कहा जाता है कि once कश्मीर वैली was under the impact of lake. तो उस old lake का नाम क्या आता है? सतीसर बोलते हैं इसको. सतीसर. ठीक हो गया. अब सतीसर was the name of the lake. अब सबको पता है that कश्मीर वैली is named after the कश्यप ऋषि. अब उनका नाम कश्यप ऋषि के नाम पर क्यों रखा है कश्मीर का? बिकॉज कश्यप ऋषि मेड दिस एरिया हैबिटेबल बाय ड्रेनिंग आउट द होल वाटर ऑफ द लेक कॉल्ड एज सतीसर. अब आपने नाम सुना होगा, एक ये भी लेजेंड में कहा जाता है बारामूला का नाम बारामूला क्यों है? बारामूला का मतलब है 12 माउथ्स. तो कश्यप ऋषि ने 12 छेद किए कश्मीर वैली में, जिससे पूरा का पूरा पानी बह के बाहर निकल गया. तो आज की डेट पे द ओनली एग्जिट पॉइंट, हम बोलते हैं ओनली नेचुरल एग्जिट पॉइंट ऑफ कश्मीर वैली क्या है? वो है आपका जहां से रिवर झेलम छोड़ती है कश्मीर वैली को और वो एंटर करती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर. तो किसी भी एरिया का जो नेचुरल एग्जिट होता है वो एरिया होता है वेयर रिवर इज मूविंग आउट ऑफ दैट एरिया, मूविंग आउट ऑफ द रीजन. तो जहां से रिवर झेलम हमारी कश्मीर वैली को छोड़कर बाहर जाती है, उस एरिया को हम बोलते हैं बारामूला गॉर्ज. उसको क्या बोला जाता है? बारामूला गॉर्ज. विच लाइज बिटवीन, एक तरफ पे आपके हैं पीर पंजाल रेंज और दूसरी तरफ पे हमारे पास आ जाते हैं काजी नाग माउंटेन्स. क्या नाम है उनका? काजी नाग माउंटेन्स. तो बारामूला गॉर्ज इज ए प्लेस फ्रॉम वेयर झेलम रिवर इज लीविंग कश्मीर वैली एंड इट लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज ऑन वन साइड and Kazi Nag mountains on the other side. This is the small briefing of Kashmir Valley. Now there are very very important features which are found in Kashmir Valley and the सबसे पहले जो सबसे important term जो फीचर हमें कश्मीर में मिलता है वो सबने आपने नाम सुना होगा, उनको बोलते हैं कारेवास. कारेवास. अब कारेवास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? We call them as these are elevated platforms which are made up of glacial deposits, lacustrine deposits and presently modified by river alluviation. तो ये क्या है कारेवास? These are elevated platforms. मतलब ये जनरल जो हमारा कश्मीर का लेवल है उससे ये थोड़े से ऊंची हाइट पे मिलते हैं. तो these are elevated platforms made up of glacial, lacustrine. Lacustrine का मतलब होता है लेक डिपॉजिट्स
and presently modified by river alluviation. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ये कैसे तीनों चीजें यहां मिलती हैं. हम बोल रहे हैं दे आर ग्लेशियल डिपॉजिट्स, दे आर लैकुस्ट्रीन मतलब लेक डिपॉजिट्स, एंड दे आर रिवर अलुवेशन मतलब जो रिवर डिपॉजिशन के भी ये थोड़ा बहुत हमें इनके अंदर मिलता है. अब देखो, हमने जस्ट अभी पढ़ा दैट कश्मीर वैली is surrounded on all sides by high-rise mountains. It is an oval-shaped valley. Now ये है हमारी कश्मीर की वैली. ठीक हो गया, जिसकी जो लेंथ है that is 135 to 140 किलोमीटर्स और विड्थ है 53 to 55 किलोमीटर्स. अब देखिए, अगर आपसे को मैं पूछूं कि क्या आज कश्मीर में स्नोफॉल होता है, आप सब बोलेंगे यस सर, इट टेक्स प्लेस इन कश्मीर रीजन. ठीक हो गया, आज भी होता है. अब हमारे अर्थ के ऊपर देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक टाइप्स हमें मिलती हैं अर्थ के ऊपर. एक हम बोलते हैं ग्लोबल कूलिंग, एक हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल कूलिंग जब टाइम होता है उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ एरियाज ऑफ अर्थ ट्रॉपिकल एरियाज को छोड़कर टेम्परेट और पोलर एरियाज के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्नो. तो हमारे अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकल एरियाज को अगर हम छोड़ दें तो जो हमारे टेम्परेट और पोलर एरियाज हैं यहाँ पे पूरा एरिया बर्फ से ढक जाता है. ये पूरे एरिया बर्फ से ढक जाते हैं. और ड्यूरिंग ग्लोबल कूलिंग वी हैव द फिनोमिना कॉल्ड एज आइस एज. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशिएशन. ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर्स ही हमारे पूरे अर्थ पे आ जाते हैं. तो व्हेन द होल ऑफ टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन्स आर कवर्ड अंडर आइस, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, द एज ऑफ ग्लेशिएशन और द एज ऑफ आइस. ठीक हो गया. अब हमारी जो अर्थ के ऊपर जो हमारी लास्ट आइस एज जो आई थी वो प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड में आई थी. अब आप लोगों ने, आई डोंट नो कि कितने लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में मालूम है कि नहीं है. अब देखो, जो हमारा प्रेजेंट जो टाइम चल रहा है उसको हम बोलते हैं होलोसीन टाइम. क्या बोलते हैं? होलोसीन टाइम. ये आज से 10,000 साल पहले, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, ये शुरू हुआ था और टिल डेट ये अभी तक ये चल रहा है. होलोसीन को हम बोलते हैं एज ऑफ मैनकाइंड. इट इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैनकाइंड. अब देखो, जस्ट होलोसीन से जो पहले टाइम पीरियड था उसको हम बोलते हैं प्लिस्टोसीन. क्या बोलते हैं? प्लिस्टोसीन टाइम्स, जो आज से 1.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट शुरू हुआ था और आज से 10,000 साल पहले बिफोर प्रेजेंट खत्म हो गया. अब प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड के अंदर अर्थ एक्सपीरियंस 4 डिफरेंट ग्लेशिएशंस. 4 बार अर्थ के ऊपर ग्लेशिएशंस आई. जो सबसे पहली ग्लेशिएशन थी उसका नाम है आपका दैट इज कॉल्ड एज गुन्स. क्या बोलते हैं उसको? गुन्स. GUNZ. फिर ये खत्म हुई, फिर से आई, उसको हम बोलते हैं मिंडल. फिर ये खत्म हुई, फिर ग्लोबल वार्मिंग पीरियड आया, फिर ये खत्म हुई, फिर हमारे पास आई रिस. जब ये खत्म हुई उसके बाद फिर से जो आई उसका नाम है वर्म. तो देयर वर 4 डिफरेंट ग्लेशिएशंस दैट अकर्ड वन आफ्टर द अदर इन द पीरियड कॉल्ड एज प्लिस्टोसीन. सबसे पहली थी गुन्स, फिर आपकी आई मिंडल, फिर आपकी आई रिस, फिर आपकी आई वर्म. तो जो हमारी लास्ट आइस एज अर्थ पे थी वो आज से 10,000 साल पहले खत्म हुई. Years before present. So this was the last ice age that happened on the Earth's surface. इसके खत्म होते ही ग्लोबल कूलिंग पीरियड खत्म हुआ और ग्लोबल वार्मिंग पीरियड शुरू हो गया. ग्लोबल कूलिंग खत्म हुआ और ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ. तो जो लास्ट आइस एज थी इसके खत्म होते ही हमारा प्लिस्टोसीन पीरियड खत्म हो गया और क्या शुरू हो गया? होलोसीन पीरियड शुरू हो गया. ग्लोबल वार्मिंग हुई तो टेम्परेचर बिकेम कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस. तो हमने बड़ी फास्ट तरक्की करना शुरू कर दी.
तो हमारा क्या आ गया, ग्लोबल वार्मिंग पीरियड शुरू हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब मेजॉरिटी ऑफ एरिया अर्थ के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो स्नो की जगह रेनफॉल के फॉर्म में आना शुरू हो जाए, जिससे एक तो रेनफॉल आना शुरू हो जाती है, ऊपर से टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे जो हमारी ये आइस कैप्स थी ये धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है और ये श्रिंक होते 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 सिर्फ पोल्स के पास रह जाए। जैसे आज आप देखते हो, ये भी एक एस्टिमेट है, इन कमिंग फ्यू डेकेड्स आर्कटिक ओशन विल बी फ्री ऑफ आइस, मतलब पोलर आइस कैप्स हमारे पिघल जाएंगे, हमारे ग्लेशियर्स आर फास्ट मेल्टिंग वाई बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और स्नोफॉल का इंटेंसिटी और उसका फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो गया है और रेनफॉल बढ़ना शुरू हो गया है। तो सोचो हमारे कश्मीर वैली में आज भी अगर स्नोफॉल होता है तो थिंक अबाउट ड्यूरिंग लास्ट आइस एज, उस टाइम पे हमारे कश्मीर में कितना ज्यादा स्नोफॉल होता होगा। तो मतलब हमारी कश्मीर वैली वाज फुल ऑफ आइस, और जो हमारे सराउंडिंग माउंटेन्स हैं वहां से हमारे खूब सारे ग्लेशियर्स मूव करते करते कश्मीर वैली में आते होंगे, और हमारी कश्मीर वैली वाज अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लेशिएशन। तो जब ग्लेशिएशन हमारी कश्मीर वैली में होंगी तो जो डिपॉजिट्स जो ग्लेशियर करेंगे वो कौन से होंगे, दे विल बी ग्लेशियल डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले कश्मीर वैली वाज हैविंग ग्लेशियल डिपॉजिट्स ड्यूरिंग आइस एज टाइम। ठीक हो गया। अब जब ग्लोबल कूलिंग खत्म हुई, फिर ग्लोबल वार्मिंग आना शुरू हुआ, तो ये जो हमारी आइस शीट्स थी या ग्लेशियर्स थे ये पिघलना शुरू हुए। जब ये पिघलना शुरू हुए तो क्या बना, पानी बनना शुरू हो गया। तो ये पानी बनना शुरू हो गया, आइस मेल्ट होने से पानी बनना शुरू हो गया। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हुए पानी बनना शुरू हुआ, करते 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 पूरा हमारी जो कश्मीर वैली का जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा आइस फ्री हो गया। सिर्फ ग्लेशियर्स कहाँ रह गए, हमारे माउंटेन्स के ऊपर रह गए। जैसे आप सब जानते हैं, स्टिल वी हैव सम ग्लेशियर्स ओवर द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली, इजंट इट। अब छोटे छोटे ग्लेशियर्स बचे हैं, बाकी कश्मीर वैली इज टोटली फ्री फ्रॉम द आइस एज और द आइस शीट्स। तो ये पूरा पानी भर गया। अब हमारी कश्मीर वैली एग्जाम्पल किसकी है, इंटर माउंटेन वैली है। तो मतलब जो पानी बना बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस वो पूरा का पूरा हमारा कश्मीर वैली के अंदर ही रहा। उससे हमारी क्या बन गई, लेक बन गई, और लेक का नाम क्या रखा, सतीसर। अब जब लेक बन जाती है तो जो लेक में डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स। तो पहले क्या थे, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, अब क्या आ गए, ग्लेशियल के बाद हमारे पास आ गए लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स। लैकुस्ट्रीन का मतलब लेक डिपॉजिट्स। ठीक हो गया नहीं। तो पहले ग्लेशिएशन, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, फिर लेक बन गई, लेक से क्या बने, लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा पानी बह के निकल गया तो हमारे ग्लेशियल के साथ साथ हमें यहां पे क्या मिल गए, ये इकट्ठे हो गए ग्लेशियल और लेक डिपॉजिट्स। ठीक हो गया। पानी बह जाने के बाद द होल ऑफ वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर वाज मेड अप ऑफ ग्लेशियल प्लस लेक डिपॉजिट्स। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पूरी की पूरी लेक बन गई। और लेक के निकल जाने के बाद दैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लैट वैली फ्लोर दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल प्लस लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स। अब देखो ये किस किस के डिपॉजिट्स हैं, ग्लेशियल और लेक डिपॉजिट्स। अब उसके बाद स्नो कम होना शुरू होगी, रेनफॉल बढ़ना शुरू होगी, तो हमें क्या मिलेगा अभी, अब यहां पर पानी बहना शुरू होगा। अब अगर आपसे पूछता हूं कि पानी कहां से फ्लो करता है, आप बोलोगे सर हाई स्लोप से लो स्लोप की तरफ। ठीक हो गया। अब हाई से लो तो फ्लो करता है पानी, बट जिस भी एरिया में रिवर फ्लो कर रही होती है वो उस एरिया का लोएस्ट लाइंग एरिया होता है। ठीक है। देखो पहली बात है, वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई स्लोप एरियाज टुवर्ड्स लो स्लोप एरियाज। तो हाई स्लोप से पानी फ्लो करता है टुवर्ड्स लो स्लोप की तरफ विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट जिस भी एरिया में रिवर फ्लो कर रही है
तो जो रिवर का बेड होगा वो उस एरिया का लोएस्ट लाइंग एरिया होता है। जैसे somebody asks you the lowest area और लोएस्ट पॉइंट ऑफ जम्मू सिटी, तो आंसर क्या होगा? तवी रिवर्स बेड। अगर आपसे कोई पूछता है श्रीनगर सिटी का लो लाइंग एरिया कौन सा होगा, या तो वो झेलम का बेड होगा या वो डल लेक का फ्लोर होगा। ठीक हो गया? तो किसी भी एरिया में जो वाटर बॉडी होती है वो उस एरिया का लोएस्ट लाइंग एरिया होता है। अब देखें कश्मीर का सबसे लोअर लाइंग एरिया कौन सा हो गया? जहां से पानी बह के निकलता है। अब जो हमारा कश्मीर में एक मेन रिवर है उसका नाम है झेलम। ठीक हो गया? तब देखें ये झेलम रिवर यहां से बहना शुरू हुई और बहते हुए ये निकल गई कहां पर? टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब ये मैं बनाता हूं यहां पर रिवर झेलम। अब एक किसी भी रिवर का चैनल होता है और एक उसका फ्लड प्लेन होता है। चैनल वो होता है जहां पर आपको पानी बहता हुआ दिखता है। फ्लड प्लेन क्या होता है? जब हैवी रेनफॉल्स होती हैं तो रिवर का पानी अपने चैनल से बाहर स्पिल आउट होता है और सराउंडिंग एरिया में फैल जाता है। तो जहां जहां तक फ्लड वाटर की रीच होती है वो एरिया क्या बन जाते हैं? उसके फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल तो ये मैंने बनाया है व्हाइट कलर की लाइन, ये आ गया है रिवर झेलम का चैनल, और जो रिमेनिंग ब्लैकिश एरिया ये क्या है? उसका फ्लड प्लेन। ठीक हो गया? अब रिवर झेलम की छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स झेलम आर लाइक दिस। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज आ गई। ये अब देखें हम, ये रिवर की झेलम की ट्रिब्यूटरीज। हर एक ट्रिब्यूटरी का अपना अपना एक चैनल है और अपना अपना एक फ्लड प्लेन है। ठीक हो गया? अब जो भी रिवर बहती है, मैंने क्या बोला? इट फ्लोज थ्रू द लोएस्ट लाइंग एरिया ऑफ दैट रीजन। ठीक हो गया? अब जो ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये एरिया वो है जहां रिवर का पानी नहीं है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखें आप, ये एरिया वो है जो हाई लाइंग है, और ये एरिया क्या है? हाई लाइंग एरिया। और जो बाकी वाला एरिया ये लो लाइंग है जहां पर रिवर झेलम और उसकी ट्रिब्यूटरीज बह रही हैं। व्हाइट नाइल एरिया इज द चैनल, और जो रिमेनिंग ब्लैकिश एरिया दिख रहा है ये क्या? उसका आ गया फ्लड प्लेन। अब ये जो एरियाज बीच में दिख रहे हैं, isn't it they are elevated platforms in comparison to the low lying areas, and these are made up of glacial and lacustrine deposits, and जब फ्लड आते हैं तो आलुवेशन इनके साथ साथ में हो जाती है, तो दे आर मॉडिफाइड बाय रिवर आलुवेशन। इन सब को हम क्या बोलते हैं? कारेवास बोलते हैं। वी कॉल देम एज कारेवास। These are all कारेवास। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कॉल्ड एज कारेवास। हमने क्या एक्सप्लेन किया? These are elevated platforms made up of glacial and lacustrine deposits and presently modified by river alluvation. पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट इज एक बड़ा कॉमन आता है, मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली इज रिवर झेलम। हम भी बोलते हैं रिवर झेलम इज द रिवर विच मेक्स कश्मीर वैली। ठीक हो गया? अब आप देख रहे हो ये आ गया हमारा कश्मीर की मेजर वैली, उसका जो वैली फ्लोर है जहां पर रिवर झेलम बह रही है, उसका फ्लड प्लेन्स है। साथ में आ गया हमारे पास कारेवास। अब ये छोटी छोटी सी आपको वैलीज दिख रही हैं विच आर मेड बाय स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। इन वैलीज को जो कि मेन कश्मीर के साइड में मिलती हैं, इनको हम एक टर्म यूज करते हैं साइड वैलीज, कॉल्ड एज साइड वैलीज। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट feature of Kashmir Valley is what are side valleys. These are the smaller valleys made by small tributaries of river Jhelum.
तो वी हैव सम इंपॉर्टेंट साइड वैलीज इन कश्मीर, लाइक number 1, it is called as your Lidar Valley. Lidar is an important tributary of river Jhelum. Lidar Valley. Second is called as Daksum Valley. Daksum side valley is made by important tributary that is called as Barangi. Then we have got Lolab Valley. It is made by river Lahawal, also known as Lolab. Number 4th, it is called as your Sindh Valley. It is made by very important tributary of Jhelum called as Sindhalar. And then we have one more that is called as Kishan Ganga Valley. Kishan Ganga Valley, which is made by important tributary called as Kishan Ganga. किशन गंगा. और एक और वैली है, लिदर हो गया, दक्षुम, लोलाम, सिंध, किशन गंगा वैली. हाँ, ये हमारे पास मेजर वैलीज आती हैं. लिदर और दक्षुम हमें मिलती हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और दक्षुम भी हो गया, लिदर भी हो गया. देन वी हैव लोलाब वैली. लोलाब वैली इज इन योर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट. सिंध वैली इज इन गांधरबल. किशन गंगा इज इन बांडीपुरा. बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट. तो ये था आपका अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कश्मीर, दैट इज व्हाट आर साइड वैलीज. तो ऑन द होल हमें 5 साइड वैलीज मिलती हैं हमारी कश्मीर के अंदर. दैट इज द वैलीज, स्मॉल वैलीज मेड बाय स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम. लिदर, दक्षुम अनंतनाग में, लोलाम कुपवाड़ा में, सिंध वैली गांधरबल में, और किशन गंगा हमारी बांडीपुरा में. खास बात क्या है, तुम्हारी किशन गंगा जो वैली है, इट इज इन द शेप ऑफ अल्फाबेट W. और यहाँ के 2 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन्स आते हैं. एक आता है तिलेल और एक आपका आता है गुरेज. वैसे ही सिंध वैली का सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन कौन सा है? दैट इज योर सोनामर्ग. दैट इज कॉल्ड एज गोल्डन मेडो. वैसे ही लिदर वैली का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा आता है? आपका पहलगाम. That is another important feature of your Lidar Valley. That is पहलगाम, जो हमारा ये important hill station है, that is comes under the Lidar Valley. अब another important feature of Kashmir region वो क्या है? वो है आपका the presence of pasture lands along the slopes of Pir Panjal range in Kashmir. अब देखो, पीर पंजाल रेंज फिर से इसका नाम आ गया. अब पीर पंजाल रेंज की जो स्लोप है वो एक बड़ी यूनिक है. अब पीर पंजाल रेंज के एक तरफ पे आता है हमारा जम्मू रीजन और एक तरफ पे आता है हमारे पास कश्मीर रीजन. तो जो जम्मू रीजन की जो स्लोप है पीर पंजाल की, इट इज वेरी वेरी स्टीप. जो लोग बाय रोड जम्मू से कभी कश्मीर गए हो तो आपने देखा होगा रामबन से जब हम बनिहाल जाते हैं, इट इज नियरली वर्टिकल स्लोप. वैसे ही जो लोग पुंछ से शोपियां जाते हैं वाया पीर, जो हमारा मुगल रोड बनी है थ्रू पीर की गली, दैट इज अगेन वेरी वेरी स्टीप. तो towards Jammu slope of Pir Panjal is very very steep. On contrary, towards Kashmir side slope is much gentler and it is a sort of step like pattern. ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है in the Pir Panjal range towards Kashmir. तो ये हमारा वैली फ्लोर आ गया कश्मीर का. तो हमारा ये आ गया फर्स्ट स्टेप.
This is our second step. This is our third step. तो फर्स्ट स्टेप पे वी हैव अ प्लेस, सबने सुना होगा टंगमर्ग. देन वी हैव गुलमर्ग. तो गुलमर्ग इज ए हिल स्टेशन फाउंड इन पीर पंजाल रेंज, दैट इज कश्मीर साइड स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल. और उसके ऊपर आ जाता है खिलनमर्ग. ठीक हो गया. तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर है पीर पंजाल रेंज का. Jammu side slopes are very steep, whereas towards Kashmir side slopes are very gradual and they make a step-like pattern, जिसके हमें 3 मेन स्टेप्स मिलते हैं, टंगमर्ग, गुलमर्ग एंड खिलनमर्ग फ्रॉम द वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर रीजन. अब वापिस आ जाइए. अब another important feature of Kashmir Valley is the presence of some pasture lands that is full of nutritious and short grasses, जिनको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मर्ग्स बोलते हैं. अब देखो यहीं पे आपको 3 मर्ग मिल गए. टंगमर्ग, मर्ग का मतलब पास्चर लैंड्स. गुलमर्ग अगेन पास्चर लैंड्स. खिलनमर्ग, तो मर्ग क्या हो गया आपके, दीज आर द पास्चर लैंड्स ऑल्सो नोन एज द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ कश्मीर रीजन, ऑफ कश्मीर रीजन. इसके अलावा अब गुलमर्ग का मतलब मेडो ऑफ फ्लावर्स है ना. अब खिलनमर्ग कोई इसका भी कुछ नाम होगा, वैसे ही एक यूसमर्ग आता है, दैट इज कॉल्ड एज मेडो ऑफ जीसस, मेडो ऑफ जीसस. फिर एक हमारे पास आता है सोनामर्ग, दैट इज गोल्डन मेडो. फिर आता है बदमर्ग. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्ग्स, दैट इज द पास्चर लैंड्स आर फाउंड इन कश्मीर वैली. तो ये था हमारा फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर, जिसमें हमने शुरुआत करी पहले कि उसकी ओवल शेप्ड वैली है, सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय हाई राइज माउंटेन्स. देन द मेन रिवर ऑफ कश्मीर इज योर झेलम, जो कश्मीर वैली को छोड़ती कहाँ से है, फ्रॉम बारामूला गॉर्ज विच लाइज बिटवीन नॉर्दर्न साइड पे काजीनाग माउंटेन्स, सदर्न साइड पे पीर पंजाल रेंज. देन अनदर फीचर वाज करेवास, दैट इज ग्लेशियल लैगोस्ट्रीन deposits which are found in an elevated position and they are presently modified by river elevation. Then there was side valleys जो कि 5 हमारे पास हैं. और लास्ट में हमने क्या करा, मर्ग्स. मर्ग्स क्या हो गए, that is the temperate grasslands of Kashmir, also known as the pasture lands, or the grasses in these pasture lands are used by Gujars and Bakarwals to graze their cattle. अब गुज्जर्स और बकरवाल जो कम्युनिटी है, बड़े सारे लोगों को लगता है ये 2 अलग अलग कम्युनिटीज हैं, पर बेसिकली दोनों एक ही कम्युनिटी है. बट इनका एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, दैट इज इनका सोशल इकोनॉमिक सिस्टम में डिफरेंस आ जाता है. गुज्जर्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर सेटल्ड पेस्टोरल्स. दे आर सेटल्ड पेस्टोरल्स मतलब वो एक जगह टिक के बैठते हैं और वो पेस्टोरिज्म करते हैं, दैट इज दे कीप their cattle and they are settled at one place. On contrary, Bakarwas bhi pastorals hain, but they are not sitting at one place. They follow one very very important thing that is called as transhumance. ये एक बड़ी important term है. ये क्या है? What is transhumance? It is the seasonal shifting of the whole clan along with their herds of cattle, sheep and horses between summers and winters. Summers में they move towards the mountain slopes in search of the pasture lands, and during winters जब वहाँ पे snowfall हो जाता है, वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, then they come towards the plain areas. So this seasonal shifting of the whole clan along with their whole herds of sheep and cattle from mountains to plains and plains to mountains is called as transhumance. तो ये जो transhumance फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं बकरवाल्स. और जो लोग एक जगह टिक कर बैठ गए, they became settled at one place, they are called as गुज्जर्स. अब गुज्जर्स क्योंकि एक जगह सेटल्ड, एक जगह टिक के बैठ गए, तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सब का फायदा किसको होता है, गुज्जर कम्युनिटी को होता है. बकरवाल कम्युनिटीज को कम फायदा मिलता है. क्यों?
दे आर स्टिल फॉलोइंग ट्रांसहुमेंस, इसलिए इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं ले पाते। जो पढ़ेगा नहीं उसको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं होगा, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी और वो अच्छा सोशल इकोनॉमिकली बढ़ नहीं सकते। तो इनको अगर सोशली इकोनॉमिकली इंप्रूव करना है तो दे नीड टू सेटल एट वन प्लेस। थैंक यू। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज एंड द लद्दाख रीजन। थैंक यू सो मच।